नमस्कार, आपका स्वागत है इस हफ्ते के सबसे दमदार हिंदी न्यूज बुलेटिन में। हम लेकर आए हैं उड़ीसा की ग्राउंड रिपोर्ट, भारत की टॉप हेडलाइंस, दुनिया के बड़े अपडेट, बिजनेस की हलचल, स्पोर्ट्स की सुपर एक्शन और एंटरटेनमेंट की मसालेदार खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके वीकली न्यूज पावर पैक के साथ। ओडिशा सरकार ने राज्य प्रशासन के लिए एक मेगा योजना की घोषणा की है। राजधानी भुवनेश्वर में सेंट्रल विस्टा शैली में नया लोक सेवा भवन और विधानसभा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया है। करीब 71 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सचिवालय, विधानसभा और मुख्यमंत्री कार्यालय समेत एकीकृत प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा। इस परियोजना का पहला चरण 3,623 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा। विधानसभा भवन को 300 सदस्यों की बैठने की क्षमता के साथ तैयार किया जाएगा, क्योंकि संभावित पुनर्सीमा निर्धारण के बाद सीटों की संख्या 147 से बढ़कर 200 हो सकती है। ये परियोजना अगले 50 से 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का कहना है कि भवनों का नक्शा तैयार हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। ओडिशा सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए अब ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक सभी सरकारी काम ओडिया भाषा में करने के आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों, जिला कलेक्टरों और अधीनस्थ संस्थानों को नोटिस भेजा गया है कि अब सभी सरकारी पत्राचार, नोटिस, विज्ञप्ति और दस्तावेज ओडिया भाषा में ही किए जाएं। यदि कोई अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने ये सख्त आदेश जारी किए हैं। दरअसल अगस्त 2024 में इसी तरह का एक सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन कई सरकारी दफ्तरों में इसका पालन नहीं हुआ। अब सरकार ने इसे पूरे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है ताकि ओडिया भाषा का प्रयोग बढ़ाया जा सके। पश्चिम बंगाल में निपा वायरस की पुष्टि के बाद ओडिशा में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि अभी तक राज्य में कोई भी निपा वायरस संक्रमित मरीज की पहचान नहीं हुई है, लेकिन बंगाल से रोजाना लोगों की आवाजाही के कारण संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र ने बताया कि केंद्र सरकार से यदि कोई दिशा निर्देश जारी होते हैं तो ओडिशा सरकार भी उसी अनुसार कार्रवाई करेगी। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। निपा वायरस चमगादड़ और सुअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है और फिर व्यक्ति से व्यक्ति में भी संक्रमण हो सकता है। बंगाल में 2 स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। सरकारें अब जलवायु परिवर्तन और जेनेटिक बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए मिलकर रणनीति तैयार करने में जुटी है। विरोधी दल बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक ने सख्त रुख अपनाते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 विधायकों अरविंद महापात्र और सनातन महाकुड को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बीजेडी की ओर से कहा गया है कि ये कार्रवाई नीति और नियमों के अनुसार जांच के बाद की गई है। वहीं अपनी प्रतिक्रिया में अरविंद महापात्र का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। उन्होंने किसी भी तरह की पार्टी विरोधी बात या बयान नहीं दिया। सनातन महाकुड ने भी सफाई दी है कि उन्होंने केवल केंदुझर के विकास की बात कही थी, न कि किसी के खिलाफ कुछ कहा। दोनों नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें पहले बुलाया जाता तो वे अपनी बात रख सकते थे। ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, जिसमें कई गाड़ियां, दुकानें तोड़ी गई और एक वैन को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए BNS 163 लागू किया गया है और इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। प्रशासन ने 12 प्लाटून फोर्स तैनात की है। गुरुवार को शुरू हुई झड़प के बाद शुक्रवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी, DIG और SP सहित वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गोमांस के अवैध व्यापार को लेकर विवाद शुरू होने की बात सामने आई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। ओडिशा में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। राज्य में स्वतंत्र सघन संशोधन प्रक्रिया यानी SIR के जरिए मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके तहत 2002 की मतदाता सूची को 2025 की सूची के साथ जोड़ा गया है और अब तक 70% मैपिंग पूरी हो चुकी है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतदाता संख्या के हिसाब से 7,000 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे अब कुल बूथों की संख्या 43,000 हो गई है। प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था की गई है। सभी बूथों पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। SIR की प्रक्रिया के लिए सितंबर या अक्टूबर में समय तय किए जाने की संभावना है, ताकि जनगणना के पहले चरण के कार्य से टकराव न हो।
ओडिशा हाईकोर्ट ने विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी हैबिस कॉर्पस याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक युवती के लापता होने की शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। अदालत ने कहा कि माता पिता या अभिभावक जबरदस्ती या मानसिक दबाव डालकर बेटी की शादी नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि विवाह के मामले में लड़की की इच्छा सर्वोपरि है, खासकर जब वह बालिग हो। समाज में इस तरह की जबरन शादियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति एम.एस. रमन की खंडपीठ ने कहा कि वयस्क लड़की के फैसले का सम्मान करना संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 में ओडिशा के कुदोपाली संघर्ष पर आधारित पुस्तक द सागा ऑफ कुदोपाली द अनसंग स्टोरी ऑफ 1857 को 13 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस ऐतिहासिक पुस्तक का लोकार्पण किया। पुस्तक अब स्पेनिश, बंगाली, पंजाबी, असमी, मलयालम, उर्दू, मराठी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु सहित कुल 13 भाषाओं में उपलब्ध है। 1857 के विद्रोह के दौरान कुदोपाली में 57 स्वतंत्रता सेनानियों ने वीरगति पाई थी, जिनमें से 53 युद्ध में शहीद हुए और 4 को फांसी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि ये पुस्तक ओडिशा के वीरता भरे इतिहास को विश्व मंच पर ले जाने का सशक्त माध्यम बनेगी और आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का अवसर देगी। ओडिशा में इस साल संयुक्त परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। सरकार पहली बार ऑनलाइन माध्यम से 2 परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका दिखाने की योजना बना रही है। राज्य के स्कूल और जनशिक्षा मंत्री का कहना है कि इस प्रस्ताव को लेकर बजट की मंजूरी का इंतजार है। बजट स्वीकृत होते ही योजना पर काम शुरू होगा। साथ ही इस बार भी प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए AI कैमरा लगाए जाएंगे। पिछले बार की तरह इस तकनीक से लीक की कोई घटना सामने नहीं आई थी। छात्रों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी कॉपियां देखने का अवसर मिलेगा, जिससे मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह कदम डिजिटल शिक्षा और परीक्षा में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में मकर संक्रांति के दिन भगवान लिंगराज उपवास पर रहे। कारण था सेवायतों के बीच नीति को लेकर जारी विवाद, जिससे मंदिर की पारंपरिक रीति बाधित रही। अब लिंगराज में स्वाभाविक परिस्थिति लौट आई है। मंगल आरती के बाद दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 2 सेवायत दल के बीच विवाद के बाद ये मामला तूल पकड़ रहा था, लेकिन अब मंगल आरती के साथ ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर की रीति नीति मंगलवार रात्रि से बाधित रही थी, जिस कारण मकर संक्रांति की रीति नीति भी बुधवार को संपन्न नहीं हो सकी। ब्राह्मण निजों के संपादक का कहना है, अब रीति नीति सुचारू रूप से जारी है। सरकार लिंगराज मंदिर के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है, जो 2 से 4 महीनों में लागू हो सकता है। तब तक सेवायतों से आग्रह किया गया है कि भक्तों की आस्था का सम्मान करें और विवाद से दूर रहें। ओडिशा के बलांगीर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्नैक्स पैकेट में मिले खिलौने के फटने से एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। टिटलागढ़ ब्लॉक के 8 वर्षीय अंकित स्नैक्स पैकेट खोलकर खा रहे थे। उसी दौरान पैकेट में रखा छोटा खिलौना चूल्हे की आग में गिर गया और अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में बच्चे की आंख में गंभीर चोट आई है। पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, बाद में निजी डॉक्टर से इलाज कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार 7 दिन बाद ही स्पष्ट होगा कि आंख को कितना नुकसान हुआ है और जरूरत पड़ी तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। परिजनों ने संबंधित कंपनी के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उपभोक्ता अदालत जाने की सलाह दी। कंपनी के कस्टमर केयर ने घटना से इनकार किया है। ये घटना बच्चों की सुरक्षा और स्नैक्स पैकेट में मिलने वाले खिलौनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2025 में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस वर्ष एयरपोर्ट से कुल 5.15 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस रिकॉर्ड के साथ भुवनेश्वर एयरपोर्ट अब देश के 13वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के रूप में स्थान प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में यहां से 28 स्थानों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। देश में दिल्ली एयरपोर्ट 7 करोड़ यात्रियों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन भुवनेश्वर एयरपोर्ट की उपलब्धि ओडिशा को एविएशन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित यह हवाई अड्डा अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 में पहली बार बीजेपी शिंदे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। शिवसेना का 25 साल पुराना वर्चस्व इस चुनाव में टूट गया। मुंबई की जनता ने फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताते हुए साफ कर दिया कि अब बीएमसी का किंग बीजेपी से होगा। ठाकरे भाइयों का मराठी कार्ड इस बार असरदार साबित नहीं हो पाया और 20 साल बाद उद्धव राज का साथ आना भी बेअसर रहा। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए।
सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अन्य नगर निगम चुनावों में भी बीजेपी बड़ी जीत पर है। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी तीनों जगहों पर बीजेपी गठबंधन का परचम लहराता नजर आ रहा है। डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल ने चलती हुई टारगेट पर टॉप अटैक क्षमता का सफल प्रदर्शन किया। ये भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इससे देश की एंटी आर्मर युद्ध क्षमता को और मजबूती मिलेगी। भारत सरकार ने ईरान की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने लोगों से कहा कि वे फिलहाल ईरान की यात्रा न करें। हालात सामान्य होने तक भारतीयों को ईरान जाने से बचने की सलाह दी गई है। भारत के निर्यात क्षेत्र ने दिसंबर में शानदार प्रदर्शन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दिसंबर में बढ़कर 38.51 बिलियन पहुंच गया, जो नवंबर में 38.13 बिलियन डॉलर था। यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में अमेरिका के टैरिफ संकट और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद हुई है, जो भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी की ताज़ा वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 4 विकेट की जीत के बाद मिली। इस रैंकिंग बदलाव के साथ रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जिससे भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता और लोकप्रिय गायक प्रशांत तमांग का निधन हो गया है। दिल्ली में 43 साल की उम्र में उनकी अचानक मृत्यु हो गई। पूर्व प्रतियोगी भाविन धनक का कहना है कि ये मौत संदिग्ध हृदय गति रुकने या कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। उनके असामयिक निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीकली बुलेटिन से आपको मिला होगा पूरा हफ्ते भर का परफेक्ट न्यूज राउंड अप। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी एनर्जी और भी खबरें और भी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम, नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क।